सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। चंचल, आज देखो हम बैसाखी का पर्व मना रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन जो इसके पीछे भावना है वो है कि भाई मिलजुल कर हम त्योहार मनाएं और खुशियां बांटें, खुशियां लें, और यही एक भावना उसके पीछे छुपी होती है ना। आपने बताया कि आज बैसाखी है, तो और एक खास दिन के बारे में बताना चाहूंगी मंजू जी। आज है 14 अप्रैल, ये हम सब जानते हैं, और ये होता है अंबेडकर जयंती का दिन। बिल्कुल। और इसके अलावा अग्निशमन सेवा दिवस भी है आज, तो उसको मनाने के पीछे क्या कारण है ये भी, इस विषय पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा क्रांतिकारी महिला रेणुका रे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अपनी सखियों को बताएंगे। और इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त काव्य संग्रह यामा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये काव्य संग्रह है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लेकिन सबसे पहले हम आज बात करते हैं अंबेडकर जयंती की। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। उन्हें समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वो विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माण और विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं, और ये दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है। जी मंजू जी, आपने बताया जैसा कि, और अब इनके थोड़े से हम शुरुआती जीवन की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 के दिन इनका जन्म हुआ था। महू में ये जन्मे, और इनके माता पिता का नाम है रामजी शकपाल और भीमाबाई। इनकी संतान के रूप में ये आए, जन्मे। और उनके व्यक्तित्व में उनकी स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकांचन, ये सब मिला जुला स्वभाव था जो व्यक्तित्व है उनका, और यही उनकी अद्वितीय प्रतिभा है जो अनुकरणीय है। बिल्कुल, हम सबके लिए अनुकरणीय है ये। और वे एक मनीषी, नायक, विद्वान, दार्शनिक, समाज सेवी और धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। और चंचल, जब हम ऐसे बड़े महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं या सुनते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं, खास तौर से जैसा कि हमने बोला कि धैर्यवान व्यक्तित्व। तो जो बड़े काम करने वाले लोग होते हैं उनमें सचमुच बड़ा धैर्य होता है, और उस धैर्य के बलबूते पर ही वो अपनी जो मंजिल होती है उसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। और इसीलिए ऐसे महापुरुष बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं। बड़ौदा के जो महाराजा थे संभाजीराव गायकवाड़, उन्होंने जब उनकी प्रतिभा को देखा, जब वो छात्र जीवन में थे भीमराव अंबेडकर जी, तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें छात्रवृत्ति दी गई 1913 में, और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए उनको भेज दिया गया। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहरा अध्ययन वो करते रहे। जी। और डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान की रचना हेतु विशेषज्ञ माना गया, और सर्वसम्मति से उन्हें संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है मंजू जी। और 6 दिसंबर 1956 का वो दिन था जिस दिन वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। और 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इससे उन्हें सम्मानित किया गया था। और आज के दिन हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरे दया की जो बरसे, बन जाए पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की हो धारा, जैसे गंगा की धारा। प्यास लिए मनवा
चरणों की अब धूल हम, तेरी करुणा मिली है बुरे या भले, तेरी बगिया के फिर भी तो है फूल हम। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, बन जाए पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की हो धारा, जैसे गंगा की धारा। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे। तुमसे है बस हमारी यही प्रार्थना, लेके आए हैं हम तो यही कामना। तुमसे है बस हमारी यही प्रार्थना, लेके आए हैं हम तो यही कामना। हमको वरदान दो, ऐसा तुम ज्ञान दो, रहे सबके लिए प्रेम की भावना। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, बन जाए पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की हो धारा, जैसे गंगा की धारा। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, बन जाए पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की हो धारा, जैसे गंगा की धारा। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे। चंचल ये गीत हमने सुना और गीत सुनते हुए हम ये सोच भी रहे थे और हमारे मन में ये भावना भी आ रही थी कि हम सबको अपना जीवन ऐसा ही पावन बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नरत तो जरूर रहना चाहिए, है ना। गलती से कभी कभी कुछ गलतियां हो भी जाए तो कम से कम उसका एहसास जरूर हो हमें कि हाँ ये गलती हुई है और उसे सुधार करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, है ना। सुधार करने के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो उस गलती का दोहराव हमसे ना हो, भूलने से भी। हाँ, और जैसा कि हमने अपनी सखियों से कहा था कि हम क्रांतिकारी महिला रेणुका रे के बारे में आपको बताएंगे, तो चलिए इसी विषय पर बात करते हैं। रेणुका रे स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ दूसरी और तीसरी लोकसभा के सक्रिय सांसदों में से शामिल थी। उनका जन्म हुआ 4 फरवरी 1904 के दिन। 4 जनवरी 1904 को हुआ था उनका जन्म। और पिता का नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी और उनकी माँ थी चारुलता मुखर्जी। एक समृद्ध और मानवतावादी परिवार में ये जन्मी थी और यही वजह रही कि मानवता का पहला पाठ उन्हें अपने घर में ही सीखने को मिला। बिल्कुल, और परिवार में अच्छा माहौल था तो पढ़ने लिखने के लिए उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनके नाना पी के रे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे जो कभी राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन के भी शिक्षक थे। और रेणुका जी की पढ़ाई लंदन के केसिंगटन हाई स्कूल में हुई। 1920 में रेणुका जी ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी सी थी, यानी कि 16 साल की हुई थी। उस समय वे महात्मा गांधी जी से मिली और उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और ये एक वजह थी कि गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता भी वे बन गईं। वे अपनी पढ़ाई को छोड़कर गांधी जी की सहयोगी भी बनने को एकदम उत्सुक हो गई। बिल्कुल, वो चाहती थी कि वो सहयोगी बने, लेकिन गांधी जी ने रेणुका जी को ऐसा करने से रोका और उनको शिक्षित कार्यकर्ताओं की जरूरत के बारे में बताया, यानी शिक्षा का क्या महत्व है और क्यों शिक्षा जरूरी है और शिक्षित लोगों की या कार्यकर्ताओं की क्या आवश्यकता, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। और फिर माता पिता की सलाह और गांधी जी के कहने पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई की। जी, और रेणुका जी जिस समय सामाजिक राहत के कार्यों में सक्रिय हो रही थी, तब उनकी मुलाकात हुई
ICS सत्येंद्र नाथ रे जी से, और इन्हीं से आगे चलकर उनका विवाह हुआ 1925 में। सत्येंद्र रे ने देश के बहुत सारे जिलों में न्यायाधीश के रूप में काम किया है। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता के सवाल पर रेणुका जी को मौलिक नजरिए से विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। हाँ, और देखिए घर में जब प्रोत्साहन मिलता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि घर में पढ़ाई लिखाई का पूरा माहौल था, उनके माता पिता जो थे वो भी पढ़े लिखे थे, और इसीलिए कुछ मानवतावादी मूल्य भी उन्हें घर में ही मिले और पढ़ाई के लिए उन्हें संघर्ष भी नहीं करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि घर का जो माहौल होता है उसका असर बच्चों पर बहुत ज्यादा होता है। तो घर में अगर माहौल ठीक हो तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक ही होती है। कुछ बातें जो उस बच्चे स्कूल में सीखते हैं, लेकिन जिंदगी के कई सारे पाठ जो होते हैं वो बच्चे अपने घर में ही अपने माता पिता से सीखते हैं। और माता पिता का सहयोग तो उन्हें मिला ही, और ये देखिए एक बहुत अच्छी बात रही कि जो उनके जीवन साथी थे वो शिक्षित थे, और उन्होंने भी आगे उनको बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं रख छोड़ी। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी बात है कि जीवन साथी का भी अगर सहयोग मिले तो भी आगे बढ़ा जा सकता है। और 1930 से 1934 के दौर में उन्होंने आज के झारखंड के कोयला खदानों का दौरा किया, और वहाँ महिलाएं जिन परिस्थितियों में काम करती थी उस पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसको महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। यानी उनको महिलाओं के उत्थान से भी जो है बड़ा उनका संघर्ष रहा इस बात से कि कैसे उनके जीवन में सुधार किया जाए, और इसीलिए हमेशा वो प्रयत्नशील रही कि क्या किया जाए इसके लिए उपाय। बिल्कुल, खदानों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि वो अशिक्षित होती हैं, तो कई बार इसका फायदा उठाने की जब लोग कोशिश करते हैं, उनका वहां पर जब उनके साथ में गलत व्यवहार होता है या किसी भी तरीके से शोषण अगर किया जा रहा है, तो ऐसी महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। बिल्कुल। 1940 के दौर में रेणुका रे को महिलाओं से संबंधित कानूनों में संभावित वैधानिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें विधानसभा में मनोनीत किया गया, और वे इस सभा की एक स्वतंत्र सदस्य थी। बिल्कुल। और महिला उत्तराधिकारी विधेयक के लिए उन्होंने शुरुआती संघर्ष किया, और इसके अलावा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर भी वो काफी क्रांतिकारी बदलाव चाहती थी, जिसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रही। और ये रेणुका रे का संगठन के नेतृत्व की ही बात थी कि उन्होंने जो शरणार्थी शिविर थे उसमें जो स्कूल चलाए जा रहे थे उसमें 100% साक्षरता उन्होंने लोगों को प्रदान की। मतलब ये उन्हीं की कोशिशों का परिणाम था कि जिनके घर नहीं है और जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं उनको भी वो चाहती थी कि पूरी शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। और रेणुका जी ने समाज में जो वंचित समुदाय के लोग होते हैं या मुख्य धारा से अलग जो लोग होते हैं, उनके सामाजिक उत्थान के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की। उन्होंने 1959 में अपनी अगुवाई में समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक समिति का भी निर्माण किया था। बिल्कुल। रेणुका रे दूसरी और तीसरी लोकसभा की सक्रिय सांसदों में से थी, और अपनी सामाजिक आर्थिक समझ से उत्कृष्ट सांसद के रूप में वो पहचानी गई। और उन्होंने 1952 से 1957 तक पश्चिम बंगाल में शरणार्थी और पुनर्वास मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी। 1982 में उनकी एक पुस्तक आई, और इस पुस्तक का नाम था माई रिमेंसेस सोशल डेवलपमेंट गांधी इरा एंड आफ्टर। और इसके बाद 1988 में भारत सरकार ने उन्हें जो उनके कार्य किए गए, वो चाहे वो सामाजिक कार्य हैं या लोगों के लिए जो सेवा कार्य वो करती थी, इनके लिए पद्म भूषण के सम्मान से उन्हें नवाजा था। वे विश्व भारती विश्वविद्यालय के शासकीय परिषद की सदस्य भी रही। बिल्कुल। और साल 1997 में 93 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। तो देखिए कितना प्रेरणादायी उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन रहा है हम सभी के लिए, कि हमेशा शुरुआत से, यानी कि एक तो जब वो छोटी थी, 16 बरस की थी, गांधी जी के संपर्क में आई, उनके विचारों से प्रभावित हुई, और उसके बाद जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म हुई, महिलाओं का उत्थान या उनके जीवन की बेहतरी के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में जो कुछ वो कर सकती थी उनके लिए वो हमेशा प्रयासरत रही। आज़ादी के पहले भी उन्होंने बड़े प्रयास किए, और आज़ादी के बाद भी उनसे जो भी काम हो सकते थे बेहतरी के लिए वो किए। तो सचमुच उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा। और एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, बहुत शिक्षित थी, फिर भी उनका जो जीवन रहा वो सारा जीवन उन्होंने लोगों की सेवा को ही समर्पित कर दिया। बिल्कुल।
मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हाँ, तो चंचल, किसी की मुस्कुराहटों पे निसार होना सचमुच ये हमें बड़ी खुशी देता है, और हम सभी को थोड़ा प्रयास तो करना ही चाहिए कि आसपास थोड़ी सी नज़र डालें कि कहाँ ज़रूरत है, किस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है, किस टाइप की मदद की ज़रूरत है। अगर आपसे हो सके तो थोड़ी सी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को तो खुशी मिलती है, लेकिन मदद करने की जो खुशी हमें मिलती है, इसका एहसास हमें तभी होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाते हैं। और इस खुशी को कहते हैं आत्मसंतुष्टि। हाँ, तो ये आत्मसंतुष्टि का एहसास सभी को करना चाहिए। और प्रोग्राम की शुरुआत में हमने बात की थी बहुत सारे त्योहारों की और जो आज के विशेष दिन हैं उनकी। तो लेकिन चंचल, उससे पहले हम बैसाखी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हमें अपने श्रोताओं को बतानी है कि कल का जो कार्यक्रम है, कल यानी कि 15 अप्रैल का जो सखी सहेली कार्यक्रम होगा, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर विवेक शेट्टी से बातचीत जो हमने की है वो हम आपको सुनवाएंगे। और बातचीत का जो विषय होगा वो होगा साइंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी का जो विज्ञान है वो हमें क्या है ये हमें बताएंगे विवेक शेट्टी। तो ज़रूर कल का कार्यक्रम सुने, यानी कि 15 अप्रैल का कार्यक्रम सखी सहेली। और खुशियां अपने जीवन में कौन नहीं चाहता, तो हमारी सखियां, हमारे अन्य श्रोता जरूर इस प्रोग्राम को सुनेंगे। और अब बात करते हैं बैसाखी। तो भारत जो देश है ये त्योहारों का देश भी कहते हैं इसे हम, मंजू जी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और धर्म से जुड़े बहुत सारे अलग अलग त्योहार हम मनाते
मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी त्योहारों को हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन सारे जो त्योहार हम मनाते हैं वो सिर्फ धर्म से जुड़े हुए नहीं होते। कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो कि मौसम से जुड़े हुए होते हैं। और रबी की फसल जब खेतों में पककर लहलहाती है तो किसानों के मन में उसे फसल को देखकर बड़ी खुशी होती है, उल्लास होता है, और इस खुशी का इजहार करने के लिए वो बिल्कुल उत्सव और त्योहार जैसा माहौल वहां पर होता है, और यही त्योहार है बैसाखी। बिल्कुल। वैसे हमारे देश के ज्यादातर जो त्योहार हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, फसलों से जुड़े हुए हैं। जब फसल पककर तैयार होती है या प्रकृति में कोई बदलाव आता है तो उसी से जुड़े हुए त्योहार भी होते हैं, और यही हमारे त्योहारों की खासियत होती है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान होता है कि क्या वजह है कि हम उसे मनाते हैं। वैसे इस त्योहार को मनाए जाने के कारण को लेकर कई अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और इसलिए त्योहार मनाया जाता है। और ये भी कहा गया है कि 1699 में इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्र खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। मंजू जी, वैसे तो ये त्योहार देश के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इस दिन की खासी धूम देखने को मिलती है। उनके लिए ये नए साल का प्रतीक भी होता है। बैसाखी के दिन समस्त उत्तर भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने का भी महत्व माना गया है। भले ही पर्व या त्योहार में विभिन्न समुदायों के विभिन्न कारणों से मनाए जाते हैं, लेकिन खास जो कारण होता है, जो मूल उद्देश्य होता है, वो होता है प्रार्थना करना, एकजुट रहना, समस्त लोगों के साथ में मिलकर खुशियां मनाना, तरह तरह के भोजन व्यंजन पकवानों का आनंद लेना और ईश्वर का धन्यवाद कहना कि उन्होंने हमें इतनी समृद्ध धरती पर जन्म दिया और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजों से नवाजा है। बिल्कुल। और पंजाब में इस दिन लोग भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करके अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, और अलग अलग जगहों पर इस त्योहार को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। और बैसाखी, पोहेला, बोशाख, बोहाग बिहू, विशु और पुथंडू, ये अलग अलग नाम है अलग अलग राज्यों में जो मनाया जाता है। और नाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसके पीछे जो मूल भावना है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो भावना है ईश्वर को धन्यवाद करते हुए भविष्य के समृद्धि की कामना और प्रार्थना करना। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, है ना। और जब कोई त्योहार होता है, उत्सव होता है, तो नाच गाना ना हो, वहां पर उत्सव जैसा माहौल ना हो, तो गीत संगीत के बिना तो वो अधूरा ही लगेगा ना। बिल्कुल अधूरा लगेगा। और अभी आज जो परिस्थितियां चल रही है उसमें शुभकामनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी की खुशी की कामना बहुत करना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर हम सभी को ये कहेंगे कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जब मेला लगता होती खूब कबड्डी, बड़े बड़ों को मैं गिरा देता था मार के अड्डी। कोडी 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 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जब गुजरता मैं बाजारों से, सब झांकते थे चौबारों से। एक कुड़ी इशारे कर दी सी, वो मेरी चाल पे मर दी सी। वो रह गई बस आहें भरती, पिंड छोड़ के हम हो गए भरती। दिखलाए जोर जवानी का, था शौक हमें कुर्बानी का। हम जिए इन्हीं उम्मीदों में, हो अपना नाम शहीदों में। जब लाम लगी आया मौका, दुश्मन ने दिया बड़ा धोखा। दिल के बदले पाँव पे गोली मारी की चालाकी है। हो जट्टा आई बैसाखी, 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 हो जट्टा आई बैसाखी। आज भी तेरी चाल पे हम कुर्बान वतन दे शेरा। आज भी तेरी चाल
पे हम कुर्बान वतन दे शेरा। हम बिक जाएं तो भी कर्ज चुका ना पाए तेरा। तूने अपना फर्ज निभाया, अपना फर्ज है बाकी। जट्टा आई बैसाखी, 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 जट्टा ये जो गीत हमने सुना, देखिए बैसाखी के बारे में पूरा विवरण था और हमारी कई सारी सखियों ने भी फेसबुक पर हमें लिख करके भेजी है। इसी संबंध में कई सारी बातें लिखी है कि बैसाखी पर्व जो कि पंजाब में फसलों की कटाई के दौरान मनाया जाता है और आपने जो इस विषय में जो बातें की वो भी इनको अच्छी लगी और पंजाब की महक लिए हुए गीत जो है वो भी इन्हें पसंद आए। इसके अलावा हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री अंबेडकर जी की जयंती पर सादर नमन करते हैं और आज उसी संविधान में दिए गए अधिकार के साथ हम सुरक्षित हैं, तो उसके साथ देश के प्रति हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं और आज इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए हमें कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करते हुए प्रशासन को हमें मदद करना है, अपने फर्ज निभाना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। और इसके अलावा एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि वैशाख की जो है लख लख बधाइयाँ आपको और झूमती फसलों का त्योहार हम सबके अंदर खुशी भर देता है और ये जो कोरोना काल अभी चल रहा है तो देश के कोने कोने में खुशियाँ तो है लेकिन फिर भी हमें 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, इस विषय पर भी उन्होंने लिखा है। और एक जो हमने अंबेडकर जी के बारे में जब हम बात कर रहे थे जी चंचल, तो हमें थोड़ा सा सुधार करना है उसमें कि जैसा कि तुमने कहा था कि संभाजी राव ने उन्हें पढ़ाई हेतु विदेश भेजा था, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा सुधार करते हैं कि ये संभाजी राव नहीं बल्कि सयाजी राव गायकवाड़ थे जिन्होंने उनको विदेश पढ़ाई हेतु भेजा था, है ना। अब जैसा कि हमने कहा था कि आज अग्निशमन सेवा दिवस है, तो उसका क्या कारण है ये हम अब बताते हैं। तो तेज उठती लपटें और उनके बीच से किसी उजड़ते आशियाने को बचाने के लिए बहुत सारी मशक्कत फायर कर्मियों को करनी पड़ती है मंजू जी। वे जीवन में बहुत बार आग का सामना करते हैं, उससे खेलते हैं, यानी बचाव के दौरान उनका सामना हर बार आग से होता है। इस खतरनाक काम को अंजाम देते हुए अपनी जान की फिक्र तक वे लोग नहीं करते, बल्कि फिक्र होती है उन्हें उस मंजर की जहाँ पर शायद कोई जिंदगी धड़क रही है और जिसे वो बचा सकते हैं और वो पूरी तरह से प्रयास करते हैं उसे बचाने का। बिल्कुल करते हैं और दूसरे के हिस्से की तपन को झेलते हुए जनता की या लोगों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, इसके लिए वो कृत संकल्प होते हैं। और ये जाबाज फायरमैन दल के जो लोग होते हैं, अग्निशमन दिवस केवल कौशल प्रदर्शन का मंच नहीं होता इनके लिए, बल्कि ये स्मृति दिवस है उन 66 अग्निशमन कर्मचारियों की शहादत का जिन्होंने जन सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मंजू दी, 14 अप्रैल 1944 का वो दिन था जब विक्टोरिया डॉकयार्ड बंबई में सेना के विस्फोट सामग्री से भरा हुआ पानी का एक जहाज लपटों की आगोश में समा गया था। आग पर काबू पाने के लिए बंबई फायर सर्विस के 100 अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर भेजे गए थे। अटूट साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन जाबाज अग्निशमन कर्मचारियों ने धधकती ज्वाला पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस दौरान उनके 66 फायरमैन अपनी जान से वो आहुति देनी पड़ी। बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने उस आग पर काबू पाया, भरसक कोशिश की और इस दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। किसी तरह से जो आग थी उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 66 कर्मचारी जो है वो हमारे उस समय उनको अपने जान की आहुति देनी पड़ी और उन्हीं 66 शहीद अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के विभिन्न आयोजन पूरे
सप्ताह भर चलते हैं, यानी इसके लिए पूरा सप्ताह मनाया जाता है। जैसे कि 14 अप्रैल आज है, आज से शुरू होकर के 20 अप्रैल तक ये मनाया जाएगा, यानी जी। कि अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। और सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा विभिन्न कारखानों, शैक्षणिक संस्थाओं, ऑयल डिपो, विद्युत अग्नि सुरक्षा व सावधानी, बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अग्नि सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ये हम सब के लिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, चंचल। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं, घर में काम करती है, वो किचन में काम करती है, रसोई घर में काम करती है, उस समय भी उन्हें अपनी और घर की सुरक्षा के प्रति भी उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि गैस के ऊपर एक शेल्फ होता है, वहां से वो कोई डिब्बा उतारने के लिए गई और आग पकड़ लेती है, या फिर हम कई बार नोब खुला छोड़ देते हैं गैस का गलती से, या फिर जो गैस का सिलेंडर होता है उसके नोब को खाना बनाने के बाद, जैसे हम हमेशा कहते हैं एहतियातन हमें हर बार उसे बंद करना चाहिए, वो जब हम नहीं करते हैं और वहां से अगर थोड़ा सा भी लीकेज है तो ये चीजें एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। बिल्कुल, तो महिलाओं को भी थोड़ा सा इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। और घर में जो वायरिंग होती है, कई बार हम उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते, पुरानी हो जाती है या वहां पर कोई स्पार्क हो रहा है, तो अगर ऐसा कहीं है तो तुरंत हमें उसको सुधार करना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। शॉर्ट सर्किट ना हो और आग लगने जैसी जो घटनाएं हैं इनसे हम बचे रहे, क्योंकि इनकी भयावहता को जब हम सुनते हैं कहीं पर या टीवी पर देख लेते हैं तो उसकी भयावहता का अंदाजा हमें नहीं होता है, लेकिन जब इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो ये इतनी ज्यादा भयावह होती है कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते हैं, है ना? और इसीलिए तहे दिल से धन्यवाद हमें देना चाहिए उन फायर कर्मियों का जो इन चीजों से जूझ कर बहुत सारी जिंदगियों को बचा लाते हैं। बिल्कुल। और अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव और सावधानी तथा अग्नि कांडों से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करना होता है और अग्नि कांडों को रोकने व अग्नि से बचाव के उपायों के संबंध में उन्हें शिक्षित भी किया जाता है। और यही हम भी आपसे कह रहे हैं कि भाई आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें और ऐसी घटनाओं से बचे रहने की कोशिश पूरी करें। और जब महिलाएं जो काम पर जाती हैं तो पीछे से जब बच्चे घर में रहते हैं तो उन्हें भी इस चीज को लेकर हम शिक्षित कर सकते हैं कि अगर पीछे से वो गैस पर कोई काम कर रहे हैं तो वो भी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें कि गैस का नोब खुला ना रह जाए, जो सिलेंडर का नोब होता है उसे भी हमेशा काम करने के बाद में वो बंद कर दे ताकि किसी तरह की कोई आपत्तिजनक परिस्थिति या दुर्घटना ना घटे। और अगर बच्चे जैसे शुरुआत में रसोई घर का काम करना शुरुआत करते हैं, सीखते हैं वो, लेकिन तब माँ को बराबर उन बच्चों के साथ रहना चाहिए और देखना चाहिए जब तक वो पूरे कार्य करने में प्रवीण ना हो जाए, तब तक उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा काम करने लग जाता है, जैसे कि 10, 12, 13 साल की लड़कियां हो जाती हैं तो माँ सोचती कि धीरे धीरे इन्हें किचन में काम करना सिखाया जाए, लेकिन उस समय भी उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कभी गलती उनसे भी हो जाती है और कोई ये गलती किसी दुर्घटना में तब्दील भी हो सकती है। और सिर्फ गैस के नोब खुले छोड़ना एक कारण नहीं होता, कई बार हमने गैस पर कुछ खाने के लिए चढ़ाया, वो तेल है या दूध है और ध्यान नहीं रहा उसके बारे में, तो जब तेल बहुत देर तक पकता रहेगा तो वो भी आग पकड़ लेता है। या दूध का जब हमने कोई छोटा भगोना या कोई ऐसा बर्तन रखा है वो जल के पूरे घर में धुआं हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक बात और यहाँ हम कहना जरूर चाहेंगे कि कई बार कहीं से कोई कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं तो हम वहां पर किसी तरह का एक स्प्रे कर देते हैं जी। और उसके थोड़ी देर बाद अगर वहां उसके पास में अगर किसी तरह की कोई भी अग्नि ले जाई जाए तो वो जो हमने स्प्रे किया है वो आग पकड़ लेता है। ये बात बड़ी छोटी है लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता कि थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ छिड़काव किया है और किसी तरह की कोई अग्नि वहां पर गई और वो आग पकड़ लेती है और बड़ा विस्फोट हो जाता है और ये एक बड़े अग्निकांड में भी कई बार तब्दील हो जाता है। और इसी तरह से अगर आपने घर में कहीं दिया या अगरबत्ती कहीं लगाई है तो वहां आसपास अगर पर्दे हैं तो उसका भी ध्यान रखें। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हम अगर ख्याल रखें तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से, खासतौर पे जो अग्नि वाली दुर्घटनाएं हैं उनसे हम बच सकते हैं। हाँ, और कई बार हम दिया लगाते हैं घर में, लेकिन उसके बाद हमें बाहर जाना रहता है किसी काम से, हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन घर में दिया जल रहा है और उससे कई बार हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए अगर आपने घर में दिया या अगरबत्ती या कुछ जलाई है तो उसी समय जलाए जब आप घर में हैं। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो वैसा सब छोड़ करके आप घर से बाहर ना जाए।
अरे दुनिया बनाने वाले सुन ले मेरी कहानी, रोए मेरी मोहब्बत, तड़पे तड़पे मेरी जवानी, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया। मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह, मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, अरे मैं तो रोता फिरूं, मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, जल गया मेरे दिल का जहां, बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, अरे जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन गया। गीता हमने सुना, ठीक है, प्यार की आग में अगर तन बदन जलता है तो वहां तक तो चलता है लेकिन और कोई चीज नहीं जलनी चाहिए, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त काव्य संग्रह यामा की आज हम बात करेंगे। महादेवी वर्मा के अनुभूतियों की गंभीरता उनके काव्य में मंजू जी साफ साफ झलकती है और ये पाठक को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। इसी तरह के काव्यों का एक संग्रह है उनका जिसका नाम है यामा। यामा में महादेवी वर्मा द्वारा निहार से लेकर सांध्य गीत तक के सारे शीर्षक सम्मिलित किए गए हैं। पूरी रात्रि का काव्य गायन दीपशिखा के नाम से अलग से प्रकाशित किया गया है। यानी कि दिन के 4 प्रहर और उसके बाद रात्रि का जो वर्णन है वो दीपशिखा में है। और महादेवी वर्मा ने इस काव्य संग्रह का नाम यामा इसलिए रखा क्योंकि यामा का अर्थ होता है उषा काल से लेकर संध्या तक जो दिन के 4 याम यानी कि पहर हैं, उनका बखान इन कविताओं के माध्यम से किया गया है। महादेवी वर्मा ने अपने कविता संग्रह के नाम इन्हीं 4 पहरों के प्रतीक बनाते हुए रखे हैं और उनका संकलन एकत्र करके यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। और मंजू जी जो 4 कविता संग्रह हैं उनके नाम है निहार। निहार का रचना काल है 1924 से लेके 1930 तक। दूसरा संग्रह है रश्मि जिसका रचना काल 1928 से 1931 है। तीसरा काव्य संग्रह है नीरजा जिसका रचना काल 1931 से 1934 है। और चौथा
जो काव्य संग्रह है यामा का, वो है सांध्य गीत, जिसका रचना काल 1934 से 1936 तक का है। महादेवी वर्मा की इस रचना को हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, जो दिया गया था 1982 में। हाँ, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो कविता है उसमें से कुछ चंद पंक्तियां हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे। जो रश्मि कविता है इनकी, चुभते ही तेरा अरुण बान रश्मि, रजत रश्मियों की छाया में दुख, किन उपकरणों का दीपक जीवन दीप, कुमुद दल से वेदना के कौन है, स्मित तुम्हारी ये छलक मेरा पता, दिया क्यों जीवन का वरदान उपालंब, कह दे माँ क्या अब देखूं दुविधा, तुम तो विधु के बिंब में मैं और तू, न थे जब परिवर्तन रहस्य, अली कैसे उनको पाऊं उलझन। ये जो है उनका द्वितीय याम है रश्मि, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। बहुत ही सुंदर लिखी गई हैं। और कहते हैं कि अनुभूतियों का घड़ा जब भर जाता है तो कवि के हृदय के उद्गार ऐसे छलकते हैं जिनमें वो कविता का रूप दे देता है उसे, और इन कविताओं को शब्दों द्वारा सजा दिया जाता है। महादेवी वर्मा ने भी अपने मन में बसी इन सभी अनुभूतियों को अपने काव्य में बहुत मर्मस्पर्शी और गंभीरता से व्यक्त किया है। उनकी अभिव्यक्ति में संवेदनात्मक तीव्रता और वेदना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हाँ, और किस तरह दिखाई पड़ती है वो हम उनका जो तृतीय याम है निर्जा, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के आपको बताते हैं कि धीरे धीरे उतर क्षितिज से, पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन, कौन तुम मेरे हृदय में, विरह का जलजात जीवन, बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, रूप सी तेरा घन केश पाश, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मेरे हंसते अधर नहीं जग की आंसू लड़ियां देखो। ये उनके जो तृतीय याम निर्जा उसकी पंक्तियां हैं। यामा का जो पहला संग्रह है निहार, तो निहार यामा का पहला कविता संग्रह है जिसके बारे में स्वयं महादेवी वर्मा ने ये कहा है कि निहार के रचना काल में मेरी अनुभूतियों में वैसी ही कौतूहल मिश्रित वेदना उमड़ आती थी जैसे एक बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली, प्राप्त न होने वाली सुनहरी उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। इन गीतों में कौतूहल मिश्रित वेदना की अभिव्यक्ति है। तो निहार की कुछ पंक्तियां मैं मंजू जी पढ़कर बताती हूँ आपको। छाया की आंख मिचोनी अभिमान, घोर तम छाया चारों ओर उस पार, जो मुखरित कर जाती थी आना, इस एक बूंद आस में उत्तर, स्वर्ग था नीरव उच्छ्वास मेरा जीवन, गिरा जब हो जाती मूक नीरव भाषण, मधुरिमा के मधु के अवतार फूल, जो तुम आ जाते एक बार। और दूसरा कविता संग्रह रश्मि यानी कि किरण, किरण प्रकाश ऊर्जा के प्रवाह की दिशा का द्योतक है, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रकाश और किरण के बारे में लिखा गया। और तीसरा जो कविता संग्रह है निर्जा, निर्जा में रश्मि का चिंतन और दर्शन अधिक स्पष्ट और प्रौढ़ होता है, और कवियत्री सुख दुख में समन्वय स्थापित करती हुई पीड़ा एवं वेदना में आनंद की अनुभूति करती है। और यामा का चौथा कविता संग्रह है सांध्य गीत। इसमें नीरजा के भावों का परिपक्व रूप मिलता है। यहाँ न केवल सुख दुख बल्कि आंसू और वेदना, मिलन और विरह, आशा और निराशा, बंधन और मुक्ति, इन सब का समन्वय देखने को मिलता है। बिल्कुल। जो चतुर्थ याम है सांध्य गीत, उसकी कुछ पंक्तियां हम पढ़ के सुनाते हैं कि प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, राग भीनी तू सजनी, निश्वास भी तेरे रंगीले, जाने किस जीवन की सुधीले, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, रे पपीहे पी कहाँ, शलभ में शाप मैं वर हूँ, मैं किसी की मुख छाया हूँ, न क्यों पहचान पाता, मैं नीर भरी दुख की बदली, झिल मिलाती रात मेरी, फिर विकल हैं प्राण मेरे, चिर सजग आंखें उनिंदी, आज के कैसा व्यस्त बना। ये उसकी कुछ पंक्तियां हैं सांध्य गीत की। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता जब आप पढ़ रही थी तो मुझे अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ गए। बहुत ही खूबसूरत ये कविता थी। अच्छा। और मंजू जी, यामा में महादेवी वर्मा की काव्य यात्रा के 4 आयाम संग्रहित हैं। ये भाव और चिंतन जगत की क्रमबद्धता के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यामा शब्द महादेवी वर्मा द्वारा स्वयं गढ़ा गया है। याम शब्द का बहुवचन अगर किया जाए तो
यामी होता है वो, और यामो होता है, और यानी कि दिन के 4 याम, परंतु चारों के एकत्र स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर यामा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। यानी कि ये जो शब्द है ये भी उन्होंने खुद स्त्रीलिंग के रूप में इन्होंने दिया है। तो बड़ी अच्छी इनकी कविताएं हैं, और जब भी हमें मौका मिले, समय मिले, हमें इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। दूर तुझसे ये तेरा परवाना, जल के तुझको सलाम कहता है। खूने दिल में डुबो के अपना कलम एक शायर कलाम कहता है। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया। मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया। तेरी आशिकी का गुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है। तेरे दिल में मैं भी जरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ। तो सभी को ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए कि हम किसी की नज़र का सुरूर बन सकें। और हमने क्रांतिकारी महिला रेणुका रे के बारे में जो जानकारी दी श्रोताओं को पसंद आई, और हमारे एक श्रोता ने लिखी है कि आपने जो विस्तार से जानकारी दी उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और महिलाओं या लड़कियों को समान अधिकार देने से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उनके जो अधिकार हैं वो भी लड़कों के बराबर, ऐसा एक जो हम भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते ये नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। और हमारी एक सखी का मैं ये संदेश पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो बैसाखी की जानकारी हम दे रहे थे तो ये बता रही हैं बिहार में सतुवानी और विशुआ पर्व आज मनाया जा रहा है, और इसकी शुभकामनाएं वो सभी सखियों को दे रही हैं। आज जौ चना का सत्तू खाया जाता है और भगवान का इसके आज के दिन भोग भी लगाते हैं। गुड़ और आम का टिकोला कैरी के साथ खाया जाता है आज के दिन। स्नान दान करके सभी आज सत्तू, आम की चटनी, नमक या गुड़ के साथ जिसकी जिस तरह से रुचि हो उस तरह से बनाते हैं और खाते हैं। और आज के दिन से
शुभ कार्यों की शुरुआत, जैसे शादी ब्याह जिन घर में होने होते हैं तो उसकी शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन जो मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, उसके चलते सभी त्योहार बड़े फीके फीके से हो गए हैं। फिर भी हम सब अपने घरों में साधारण तौर पर इसे मना रहे हैं। बिहार के कुछ प्रदेश में इसे जूड़ शीतल के नाम से भी मनाया जाता है और सभी पेड़ पौधों को पानी से सींचा जाता है। ठंडा खाना, चावल, बेसन से बनी खीर बड़े चाव से इस दिन खाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए प्रकृति का कितना हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी संस्कृति भी हमें ये सिखाती है, हमारे जो पर्व त्योहार उत्सव है ये भी हमें यही बताते हैं कि प्रकृति का ध्यान रखें और प्रकृति के अनुसार ही हमें चलना है। और अभी परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन है, एक बार फिर हम अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि कोरोना काल चल रहा है तो आप अपना ध्यान रखें और जो दूरी है एक दूसरे के साथ में वो हमें ज़रूर बनाए रखना है। घर से बाहर अगर ज़रूरी हो तो ही निकलना है। मास्क लगाना तो अति आवश्यक है, वो आपके बचाव के लिए बहुत एक उपयोगी साधन साबित हो सकता है। और एक बात और हम फिर से एक बार अपनी सखियों को याद दिलाना चाहते हैं कि 15 तारीख यानी कि कल का जो सखी सहेली कार्यक्रम है उसमें मोटिवेशनल स्पीकर विवेक शेट्टी से जो बातचीत की है हमने वो हम आपको सुनवाएंगे और इसका विषय है साइंस ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने का विज्ञान क्या है ये वो बताएंगे। तो ये कार्यक्रम आप सुनना ना भूलें। एक प्रकृति से जुड़ी बड़ी अच्छी बात हमारी सखी ने लिखी है। लिखती हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहां पर वीराने हो गए हैं। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि जहां भी ऐसा वीराना या हम सूखा देखते हैं तो वहां एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि वहां पर भी हरियाली हो। बिल्कुल, इस वीराने में भी फूल खिलेंगे लेकिन थोड़ी एहतियात पहले हमें बरतनी होगी और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास भी हमें करना होगा।
जब बात बिछड़ने की आती है चंचल, तो अब हमें भी इस कार्यक्रम से विदा लेनी होगी। और वैसे तो हम सप्ताह में 5 दिन उपस्थित होते जी। हैं इस कार्यक्रम के साथ, तो कल भी उपस्थित होंगे और 3 बजे आप कार्यक्रम सखी सहेली सुन सकेंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम से हम विदा लेंगे। अब इजाजत चाहते हैं आप सभी को मंजू द्विवेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।